अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और ये उर्दू का मैराथन रहने वाला है 2026 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज 14 फरवरी है और आपका एग्ज़ाम 9 मार्च को होने वाला है। तो इतने कम टाइम में आप ऐसा क्या पढ़ें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, तो उसके लिए ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वाहिद वीडियो से आपके 26 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्यों और कैसे, इसको भी समझते हैं। क्योंकि देखिए, जो 20 नंबरों के लिए मारूजी सवालात पूछे जाते हैं वो, और 6 नंबरों के लिए जो मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं वो, दोनों के दोनों इसी वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्लास मैंने सोचा था कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊँगी, और मैंने कई दफ़ा कोशिश भी किया था, लेकिन आपके जो कमेंट थे वो मुझे शो नहीं हो रहे थे, ना ही वीडियो की क्वालिटी बेहतर थी। इस वजह से मैं इसको लाइव ना कराकर बल्कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें आपके जो मारूजी सवालात ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे 2025 में, 24 में, 23 में हर बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो और 2023 में पहली बार ही मारूजी सवालात पूछे गए थे, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। तो इस तरह आपके टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं मारूजी सवालात के। तो 60 क्वेश्चन ये होंगे 3 सेट का। साथ के साथ यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन और लिया है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि हाँ, ये पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा और पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा, कोई चीटिंग नहीं करिएगा, क्योंकि ये लाइव नहीं है तो मैं आपके कमेंट नहीं जान पाऊंगी कि आप कौन सा ऑप्शन सही चूज कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे लास्ट में ये ज़रूर बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सवाल नंबर पहले को। तो देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं जानेंगे कि कौन सा सही है, बल्कि 4 ऑप्शन जो हैं वो अपने आप में क्या सवाल कर रहे हैं, उनके अगर सवाल पूछे जाते तो वो कैसे होते, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ वो आप अलग से कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, दर्ज बाला शेर किस शायर का है। आपको यहाँ पर शायर का नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है फानी, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, हाली जो हैं, इनके आप देखेंगे कि हर शेर के लास्ट में आपको कहाँ नजर आएगा। अब देखिए, क्योंकि शेर व शायरी तो बहुत ज़्यादा है आपके बुक में, तो आप सबका कैसे याद रख सकते हैं हर शेर। तो इस वजह से मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि हर शेर के लास्ट में आप देखिएगा तो आपको जैसे हाली का अगर शेर होगा तो वहां पर कहाँ नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, और भी हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है फानी। तो फानी बदायूनी जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में आपको नजर आएगा ने का, अफसाने का, दीवाने का। तो ऐसे अल्फाज होंगे तो वो फानी बदायूनी का होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इकबाल, बिल्कुल अल्लामा इकबाल जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में आपको और भी है नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फैज अहमद फैज जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में आपको होगी नजर आएगा। क्या होगा? होगी, नजर होगी, सहर होगी, ये ऐसे अल्फाज आते हैं, तो वो फैज अहमद फैज के हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे पूछा गया है कि मरसिये किस हयत में लिखे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है
मुरब्बा, ऑप्शन नंबर बी है मुसल्लस, ऑप्शन नंबर सी है मुखम्मस, ऑप्शन नंबर डी है मुसद्दस। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मुरब्बा कहते हैं जिसमें 4 मिसरे हों यानी कि 4 लाइनें हों। मुसल्लस कहते हैं जिनमें 3 मिसरे हों यानी कि 3 लाइनें हों। मुखम्मस कहते हैं जिसमें 5 मिसरे हों यानी कि 5 लाइनें हों। और नज़ीर अकबराबादी जो हैं, इनके हर नज़्म जो हैं वो मुखम्मस की हयात में इन्होंने लिखा है, नज़ीर अकबराबादी ने। इनकी नज़्म कौन सी है? रोटी नामा, तो वो मुखम्मस की हयात में ही लिखी गई है। मुसद्दस, मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 मिसरे हों यानी 6 लाइनें हों। तो मरसिया आपने देखा होगा, मीर अनीस का पढ़ा होगा, तो इनकी हयात कौन सी है? तो वो मुसद्दस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मरसिया जो है ये मुसद्दस की हयात में लिखी जाती है और पहले नहीं लिखी जाती थी। सबसे पहले उर्दू में मरसिये को मुसद्दस की हयात में लिखने वाले कौन हैं? तो उनका भी नाम आप याद रखिएगा, वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इन्होंने सबसे पहले उर्दू में मुसद्दस की हयात में मरसिया लिखा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि तैग दो पैकर के माने क्या हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 धारी तलवार, ऑप्शन नंबर बी है तेज तलवार, ऑप्शन नंबर सी है कंद तलवार, ऑप्शन नंबर डी है अच्छी तलवार। तो तैग दो पैकर, ये आपने जो मरसिया पढ़ा होगा मीर अनीस का, उसी में ये लफ्ज आया है। तैग दो पैकर के माने होता है 2 धारी तलवार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि नज्म मशरिक व मगरिब का शायर कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, जोश मलिहाबादी जो हैं, इन्होंने एक नज्म लिखी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। कौन सी नज्म है? ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम से इन्होंने एक नज्म लिखी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अली सरदार जाफरी, बिल्कुल इन्होंने ही नज्म मशरिक व मगरिब लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी, अभी मैंने आपको बताया इनकी नज्म है रोटी नामा, जो कि मुखम्मस की हयात में इन्होंने लिखा है, यानी इसमें 5 मिसरे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हाली, हाली की नज्म है मुनाजाते बेवा। कौन सी नज्म इन्होंने लिखी है? इन्होंने नज्म लिखी है मुनाजाते बेवा। अब ये आपके जो मुख्तसर सवालात थे उसमें पूछा गया था, मुनाजाते बेवा जो नज्म है ये किसकी है? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली की है और आपके बुक में दिया गया है दुनिया के नाम से, और दुनिया जो है इसी मुनाजात बेवा से ही लिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि आहंग ना था यहाँ तक आने का वे, सुनकर आहंग साज महफिल आए, इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? सिनात से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हुस्न ताल्लिल, ऑप्शन नंबर बी है तजनीस, ऑप्शन नंबर सी है तलमीह, ऑप्शन नंबर डी है लफ व नश्र। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, हुस्न ताल्लिल जो होता है उसमें शायर जो होता है, जो शेर होता है उसमें शायर कलाम जो करता है उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हकीकत पर मबनी ना होता है, यानी हकीकत में वो चीज़ें ना हो सके ऐसी बात करे तो उसको हम कहते हैं कि इसमें हुस्न ताल्लिल पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तजनीस, तजनीस के माने होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा, या फिर हम इसको यकसा भी कह सकते हैं, एक जैसा या फिर यकसा। तो आप देखिए इस शेर में आपको 2 अल्फाज एक जैसे नजर आ रहे हैं, आहिंग और आहिंग। तो बस आप माने नहीं जानिए कि माने क्या है, क्योंकि तजनीस में ऐसा होता है कि वो एक जैसे या फिर लिखे जाते हैं या फिर बोले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लिखे सेम जाते हैं लेकिन उसको बोलते जो हैं वो अलग बोलते हैं, लेकिन उन दोनों लफ्ज में जो उनके माने होते हैं उनमें इख्तिलाफ होता है, यानी वो मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। इख्तिलाफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ होते हैं।
तो यहाँ पर हमको माने नहीं पता तब भी चल जाएगा, क्योंकि एक जैसा अगर लफ्ज आया है, लिखा गया है, क्योंकि उर्दू में क्या होता है, जबर जेर कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है एक ही जैसे लिखे जाते हैं लेकिन हम उसको पढ़ते अलग हैं। लेकिन आप अगर इतना भी नहीं जानते हैं तब भी कोई मुश्किल नहीं है कि आप बस इतना देखिएगा कि दो अल्फाज सेम लिखे आ जाएं तो आप कहिएगा कि इसमें सनाते तजनीस पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तलमीही, तलमीह में क्या होता है, कोई तारीखी वाकया अगर पेश किया जाता है या फिर मजहबी बात की जाती है या फिर इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाता है जिसमें कुरान व हदीस से चीज़ें साबित होती हैं, ऐसी बात की जाती है तो वहाँ पर सनअत तलमीह होती है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लफ व नशर क्या होता है, तो लफ के माने होता है लपेटना और नशर के माने होता है फैलाना। तो पहले चंद चीज़ों को लपेट कर कही जाती है, फिर उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें ऐसे फैला कर की जाती हैं, तो वो लफ व नशर कहलाती हैं। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन कसीदे का जुज है। यहाँ पर जुज जो है उसको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गुरेज, ऑप्शन नंबर बी है बैन, ऑप्शन नंबर सी है रुखसत, ऑप्शन नंबर डी है जंग। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए कसीदा जो है इसके टोटल 4 जुज होते हैं। अज्जाए तरकीबी हम जिनको कहते हैं वो 4 ही होते हैं। नंबर 1 पर आता है तशबीब। क्या होता है, तशबीब होता है जो कि पहले जुज है और इसी से ही गजल निकला है। ये कसीदे का जो पहला जुज है तशबीब, इसी से गजल निकला है। दूसरा होता है गुरेज और फिर उसके बाद तीसरा जुज जो होता है उसको कहते हैं मद्दा और जो चौथा और लास्ट जुज है उसको कहते हैं दुआ। मद्दा या मजम्मत और हुस्न तलब या दुआ, ये 4 होते हैं आपके कसीदे के जुज। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुरेज दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जुज है, तो गुरेज है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमसे पूछा गया है कि फानी का असल नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शब्बीर हसन खां, ऑप्शन नंबर बी है जाफर अली खां, ऑप्शन नंबर सी है शौकत अली खां, ऑप्शन नंबर डी है अली सिकंदर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए शब्बीर हसन खां जो है ये नाम है जोश मलिहाबादी का। इसका नाम है जोश मलिहाबादी का, जिन्होंने नज्म लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। और इनका तखल्लुस पहले शब्बीर ही हुआ करता था लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया था, जोश कर लिया था। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। जाफर अली खां, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ये इनका नाम नहीं जानिए। लेकिन हाँ शौकत अली खां ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शौकत अली खां जो है ये फानी बदायूनी का ही असल नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फानी बदायूनी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, इनका शुरुआती दिनों में शौकत तखल्लुस था। इनका तखल्लुस क्या था, जैसे शब्बीर तखल्लुस था जोश मलिहाबादी का पहले, इसी तरह शौकत अली खां का पहला तखल्लुस शौकत था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया, फानी कर लिया और ये बदायूं में पैदा हुए थे, इस वजह से बदायूनी लिखते थे, फानी बदायूनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अली सिकंदर, इनके बारे में भी जानिएगा। अली सिकंदर जो है ये असल नाम है जिगर मुरादाबादी का। किसका नाम है, जिगर मुरादाबादी का। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का सने वफात क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1970, ऑप्शन नंबर सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी अगर मैं पैदाइश की बात करूं तो ये पैदा हुए थे 1892 ईस्वी में और इनकी वफात जो है वो हुई थी 1977 ईस्वी में। तो 1977 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 1977 से आप याद रखिएगा 1877, क्योंकि 1877 में अल्लामा इकबाल जो थे इनकी पैदाइश हुई थी। 77 से याद रखिए, लेकिन ये यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 18 है, बस इतना फर्क है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि दस्त तैसंग किसका मजमुआ कलाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है
फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर डी है जिगर मुरादाबादी। तो देखिए यहाँ पर दस्त तय संग ये शेरी मजमुआ जो है अल्लामा इकबाल का नहीं है, ना ही अली सरदार जाफरी का है, बल्कि फैज अहमद फैज का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फैज अहमद फैज के कुल 7 शेरी मजमुए हैं। कितने? 7 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन से हैं ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इनका पहला शेरी मजमुआ जो है फैज अहमद फैज का, वो कौन सा है? वो है नक्श फरियादी। लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग आपसे पूछा जाता है कि ये किसका शेरी मजमुआ है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नक्श फरियादी ये फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। दूसरा शेरी मजमुआ जो है वो है दस्ते सबा, दस्ते सबा। और फिर तीसरा शेरी मजमुआ जो इनका है उसका नाम है जिंदा नामा। क्या नाम है? जिंदा नामा। और चौथा शेरी मजमुआ जो है वो है दस्त तय संग, जो कि हमसे पूछा गया है। ये कौन सा शेरी मजमुआ है? ये इनका चौथा शेरी मजमुआ है, दस्त तय संग। और चौथे के बाद फिर पांचवे की अगर मैं बात करूं तो पांचवा शेरी मजमुआ इनका है सरवादिये सीना, सरवादिये सीना। और सरवादिये सीना ये पांचवा हो गया। और छठा शेरी मजमुआ जो इनका है उसका नाम है शाम शहरियारा, शाम शहरियारा। शाम नहीं बल्कि शाम शहर यारा, शाम शहर यारा। और सातवां और लास्ट शेरी मजमुआ जो इनका है उसका नाम है मेरे दिल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये इनका आखिरी शेरी मजमुआ है। तो ये सातों शेरी मजमुए आप याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनके सातों शेरी मजमुए। कोई सा भी आपसे शेरी मजमुआ इनका पूछा जा सकता है फैज अहमद फैज का। अच्छा, ये जो सातों शेरी मजमुए हैं ये इनके कुल्लियात में हैं। और फैज का जो कुल्लियात है वो हुरूफ हुरूफ के नाम से, यहाँ पर इसको कट करूँ, हाँ ठीक है। तो हिंदुस्तान में जब शाया हुआ था इनका शेरी मजमुआ, इनका कुल्लियात जिसको हम कहते हैं, सारे शेरी मजमुए इसमें थे। तो हिंदुस्तान में जो था वो कौन सा नाम से था? वो हुरूफ हुरूफ के नाम से शाया हुआ था। इनका कुल्लियात हुरूफ हुरूफ के नाम से। और सारे सुखन, क्या? सारे सुखन हमारे, सारे सुखन हमारे के नाम से लंदन में शाया हुआ था। कहाँ पर? लंदन में शाया हुआ था। यही कुल्लियात, जो फैज का कुल्लियात है वो हिंदुस्तान में हुरूफ हुरूफ के नाम से और लंदन में सारे सुखन हमारे के नाम से शाया हुआ था। और बात करें अगर हम लाहौर में किस नाम से शाया हुआ था, तो लाहौर में इनका जो कुल्लियात था वो नुस्खा हाय वफा के नाम से शाया हुआ था। नुस्खा हाय वफा, ये इनका क्या है? ये इनका कुल्लियात है। वो अभी जो हमने पहले जाना था 7 जो थे वो शेरी मजमुए थे, लेकिन शेरी मजमुए जिसमें थे वो एक कुल्लियात था। तो उसका नाम यहाँ पर हिंदुस्तान में शाया हुआ था हुरूफ हुरूफ के नाम से, और लंदन में शाया हुआ था सारे सुखन हमारे के नाम से। वही था, सेम, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और लाहौर में शाया हुआ था नुस्खा हाय वफा के नाम से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि हाली किस शायर से मुतासिर थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आबरू, ऑप्शन नंबर बी है हातिम, ऑप्शन नंबर सी है आतिश, ऑप्शन नंबर डी है मीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं ये आबरू से नहीं मुतासिर थे, ना ही हातिम से, ना ही आतिश लखनवी से, बल्कि ये मुतासिर थे मीर तकी मीर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें में हमसे पूछा गया है कि मतला किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गजल के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर बी है गजल के आखिरी शेर को, ऑप्शन नंबर सी है नज्म के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर डी है नज्म के आखिरी शेर को। तो देखिए मतला जो होता है ये नज्म में नहीं होता है, तो नज्म वाले ऑप्शन दोनों कट कर दीजिए। अब आप बताइए। तो गजल के पहले शेर, जी हाँ बिल्कुल, गजल के पहले शेर को ही मतला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना जरूरी नहीं होता है कि वो गजल का पहला शेर हो, बल्कि इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। वो गजल का पहला शेर हो, एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि वो हम रदीफ हो, यानी उसमें रदीफ पाया गया हो, और वो
हम काफिया हो, यानी उसमें काफिया भी हो। तीसरी बात है हम काफिया, हम रदीफ होना, हम काफिया होना और गजल का पहला शेर होना, ये होता है मतला की पहचान। और गजल का जो आखिरी शेर होता है इसको हम कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। मतला और मक्ता। मक्ता के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता है कि वो गजल का आखिरी शेर हो, बल्कि ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तखल्लुस क्या होता है? शायर का छोटा नाम जिसे वो अपने शेरों में इस्तेमाल करता है, तखल्लुस कहलाता है। तो तखल्लुस का इस्तेमाल किया हो और वो गजल का आखिरी शेर हो, तभी हमारा वो मक्ता कहलाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें में हमसे पूछा गया है कि कौन सा अफसानवी मजमुआ राजिंदर सिंह बेदी का नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है हमसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है कोख जली, ऑप्शन नंबर सी है 2 हाथ, ऑप्शन नंबर डी है दाना व दाम। तो राजिंदर सिंह बेदी जो है इनका अफसानवी मजमुआ ग्रहण है, कोख जली है, दाना व दाम है, लेकिन 2 हाथ जो है ये नहीं है। तो हमसे नहीं ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में हमसे पूछा गया है कि शीशा की जमा क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अशाश, ऑप्शन नंबर बी है अशाश, ऑप्शन नंबर सी है शीशियां, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो शीशा की जमा होता है शीशे। क्या होता है? शीशे, शीशे। तो यहाँ पर शीशे नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि हर ऑप्शन कट हो जाएगा। शीशियां नहीं है, अशाश और इशास दोनों नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें में हमसे पूछा गया है कि उमराव जान जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी है आगरा। तो उमराव जान अदा जो है, जिसको एक नावल है और इसको लिखने वाले कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सॉरी मिर्जा मोहम्मद हादी रसुआ ने लिखा है। मिर्जा मोहम्मद हादी रसुआ, वो सौदा दूसरे हो जाएंगे। ये मिर्जा मोहम्मद हादी रसुआ ने लिखा है इस नावल को। उमराव जान अदा नावल है। तो ये जो थी, ये इनका असल नाम क्या था? अमीरन था। क्या था? अमीरन। तो ये अमीरन जो है ये फैजाबाद की रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें में हमसे पूछा गया है कि हाल ही की वो किताब कौन सी है जिसका मौजू तनकीद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हयात जावेद, ऑप्शन नंबर बी है मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन नंबर सी है हयात सादी, ऑप्शन नंबर डी है यादगार। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर जो था वो उसमें यादगार ही था, लेकिन ये यादगार नहीं है बल्कि ये यादगार है गालिब है। तो जितना था मैंने उतना ही लिख दिया था यहाँ पर, क्योंकि जैसा क्वेश्चन था मैंने सेम वैसा ही लिख दिया है, लेकिन जो सही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, हाली जो है ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। ये उर्दू के पहले तनकीद निगार हैं। कैसे हैं? तनकीद निगार। उर्दू के पहले तनकीद निगार किसे कहा जाता है? तो वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं। ये उर्दू के पहले तनकीद निगार भी हैं और साथ के साथ ये उर्दू के पहले स्वानेह निगार हैं। स्वानेह निगार कौन है? तो वो भी अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने जो पहली उर्दू की स्वानेह किताब लिखी है, स्वानेह उम्री जिसमें है, वो हयात सादी है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि ये स्वानेह की किताब कौन सी है या फिर पहली स्वानेह किताब कौन है, तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हयात सादी ये मौलाना हाली की पहली स्वानेह की किताब है। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। हयात जावेद ये भी स्वानेह उम्री है। इसमें किसकी है? तो सर सैयद अहमद खां की है। तो ये भी स्वानेह निगारी है। और इसके साथ साथ ये जो यादगार एक गालिब है, ये भी एक स्वानेह उम्री बयान की है इसमें गालिब के बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो जो मौजू जिसका तनकीद है वो किताब है मुकदमा शेर व शायरी, और ये उर्दू की पहली तनकीदी किताब कही जाती है क्योंकि इसको उर्दू के पहले तनकीद निगार ने लिखा है, यानी मौलाना हाली ने लिखा है मुकदमा शेर व शायरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें में हमसे पूछा गया है कि रदीफ किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी है शेर के आखिरी लफ्ज से पहले आने वाले लफ्ज,
ऑप्शन नंबर सी है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज ये कुछ नहीं होता है, और शेर के आखिरी लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज जो होता है हम इसको काफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिया, जो कि आखिरी लफ्ज से पहले आता है। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे रदीफ के बारे में पूछा गया है। रदीफ जो होता है ये वो लफ्ज होता है जिसकी तकरार हर शेर में हो, यानी बार बार आए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रदीफ जो होता है, रदीफ ये काफिया के बाद में आता है। काफिया जो है ये रदीफ से पहले आता है, पहले आने वाला लफ्ज काफिया कहलाता है। तो रदीफ से पहले जो आता है वो काफिया होता है, और काफिया के बाद जो आता है वो रदीफ कहलाता है, जिसकी तकरार हर शेर में होता है। हमने होगी और कहाँ, ने का, ये सब क्या है? ये सब रदीफ ही हम कहेंगे। तो उसी से हम लोगों ने याद किया है, शायरों को ट्रिक जो बनाई है वो रदीफ के जरिए ही बनाई है। अगर आप ऐसे जहन में याद रखेंगे तो आप रदीफ और काफिया में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, हमने रदीफ से याद किया तो रदीफ क्या है। रदीफ जो बाद में आखिर में आता है और जिसकी तकरार हर शेर में होती है, यानी बार बार होती है। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें में हमसे पूछा गया है कि एक अनार 100 बीमार से क्या मुराद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अनार की गलत तकसीम। ऑप्शन नंबर बी है एक ही चीज के कई उम्मीदवार। ऑप्शन नंबर सी है अनार बीमारी में मुफीद है। ऑप्शन नंबर डी अनार बीमार को अनार नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये जो मुराद से बात है ये क्या है, पहले ये समझिए। एक अनार 100 बीमार, यहाँ लास्ट में रा आया तो हम कहेंगे कि ये कहावत है, कहावत जिसको ज़रबुल मिसल कहते हैं। और अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में लास्ट में नू अलिफ जबर ना होता, क्या होता? नू अलिफ जबर ना होता, तब हम कहते हैं कि ये हमारा मुहावरा है। तो मुहावरा और कहावत में इतना फर्क होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये कहावत है, तो कहावत जो होती है वो उसके बारे में कोई और ही चीज होती है। ये नहीं कि वो ऐसा ही हो कि एक अनार 100 बीमार, तो इसका मतलब कि अनार की गलत तकसीम, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और अनार बीमारी में मुफीद है, ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है, इससे मुराद ये नहीं लिया जा सकता। और बीमार को अनार नहीं खाना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। बीमार को अनार तो खाना ही चाहिए, तो मुफीद होता है उसके लिए। तो एक ही चीज के जब कई उम्मीदवार होते हैं तब हम उसको कहते हैं कि एक अनार है और 100 उसके बीमार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें में हमसे पूछा गया है कि फराक की वफात किस सन में हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1882 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1982 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है 1935 ईस्वी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, फराक गोरखपुरी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, इनका असल नाम जो है वो है रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय इनका असल नाम है, और हम इनको फराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये गोरखपुर में पैदा हुए थे। और इनकी पैदाइश की अगर मैं बात करूं तो ये सन 1896 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो ये 1882 में इनकी वफात कैसे हो सकती है? तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। और जब ये 1896 ईस्वी में पैदा हुए थे तो इनकी वफात जो हुई थी वो 1982 ईस्वी में हुई थी। तो 1982 कहाँ है आप देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1982 ईस्वी ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें में हमसे पूछा गया है कि माले यगमा से क्या मुराद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत सा माल। ऑप्शन नंबर बी है कीमती सामान। ऑप्शन नंबर सी है लूट का माल। ऑप्शन नंबर डी है सस्ती चीज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, माले यगमा, इससे मुराद होता है लूट का माल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें में हमसे पूछा गया है कि इकबाल के वालिद का नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी है नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी है अता मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी है पीर मोहम्मद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, अल्लामा इकबाल से रिलेटेड कुछ चीजों को हम यहाँ पर जानते हैं। अल्लामा इकबाल जो कि पैदा हुए थे सन 1877 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे। सियालकोट में पैदा हुए थे। और
इनकी वफात जो हुई थी वो 1938 ईस्वी में हुई थी। सन याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में लाहौर में इनकी वफात हुई थी। और इनके वालिद जो थे उनका नाम था शेख नूर मोहम्मद। क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। तो अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर सिर्फ नूर मोहम्मद दिया गया है, तो हम इसी ऑप्शन को सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था नूर मोहम्मद। इसके बाद अब हम अगले सेट पर आते हैं, और ये सेट जो है 2024 के हैं MCQ, जिसे हम मारूजी सवालात या फिर मुतबादिल किस्म के सवालात कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद भी आ रही हों। अगर पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप देखने में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहले में हमसे पूछा गया है कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, इलाहाबाद, मीर अनीस इलाहाबाद गए थे लेकिन ये वहां पैदा नहीं हुए थे। मीर अनीस के जो अबा व अजदाद थे, यानी इनके जो बाप दादा थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन जब दिल्ली में तबाही हुई, वहां पर दूसरे लोगों ने हमला किया, तो ये दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर फैजाबाद आ गए थे, इनके अबा व अजदाद यानी इनके बाप दादा। और फिर फैजाबाद में ही मीर अनीस की पैदाइश हुई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और फैजाबाद में ये कब पैदा हुए थे, तो सन भी याद रखिएगा, 1804 ईस्वी में ये पैदा हुए थे फैजाबाद में। और इनकी वफात जो है वो 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ जब होता जब इनकी वफात के बारे में पूछा जाता, लेकिन ये पैदाइश के बारे में पूछा गया है, तो ये फैजाबाद में पैदा हुए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे पूछा गया है कि कासा के माने क्या हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल, ऑप्शन नंबर बी है प्याला, ऑप्शन नंबर सी है जिंदगी, ऑप्शन नंबर डी है सर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, कासा जो है इसके माने दिल नहीं होते हैं, बल्कि इसके माने होता है प्याला। कासा जो लफ्ज है ये एक कसीदा है आपके बुक में, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का लिखा हुआ, उसी में आया है ये लफ्ज कासा। तो कासा के माने होता है प्याला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछा गया है कि नज्म कब्र का शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीरा जी, ऑप्शन नंबर बी है मखदूम, ऑप्शन नंबर सी है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर डी है अली सरदार जाफरी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मीरा जी की नज्म सिलेबस में नहीं है, बुक में तो है, मखदूम की भी नहीं है, अख्तरुल ईमान, बिल्कुल अख्तरुल ईमान ने ही नज्म कब्र को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अली सरदार जाफरी ने मशरिक व मगरिब नज्म लिखा है। कौन सी नज्म लिखा है? तो मशरिक व मगरिब के नाम से इन्होंने एक नज्म लिखा है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जिंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। ये शेर किस शायर का है, आपको यहाँ पर पहचानना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फानी, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है जिगर, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि फानी जो है इनके हर शेर के लास्ट में आपको ने का नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ने का, मर जाने का। तो ने का आया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस शेर को फानी बदायूनी ने लिखा है। असगर गोंडवी, असगर गोंडवी के हर शेर के आखिर में आपको मिलेगा को मैं। क्या मिलेगा? को मैं। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। जिगर, जिगर मुरादाबादी के हर शेर के लास्ट में आपको आए मिलेगा। क्या मिलेगा? आए। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हसरत, हसरत के हर शेर के लास्ट में आपको मिलेगा तमाम। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लेकिन आप इन सब के बारे में भी याद रखिएगा, क्या पता कौन सा पूछ लें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि बेकतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महू तमाशाए लब्बाम अभी। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? तो सिनात से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जरूर देखिएगा इसको।
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तजाद, ऑप्शन नंबर बी है तलमीह, ऑप्शन नंबर सी है तजनीस, ऑप्शन नंबर डी है लफ व नश्र। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, तजाद क्या होता है, जिसमें दो ऐसे अल्फाज आते हैं जो एक दूसरे के जिद होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तलमीही, आप अगर इस शेर को गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको यहाँ पर नमरूद दिखेगा। क्या दिखेगा? आतिशे नमरूद। अब नमरूद का जिक्र कहाँ है? तो नमरूद जो है ये मजहबी बात है कि नहीं है? कुरान व हदीस से चीजें साबित है कि हाँ, नमरूद क्या था? जालिम बादशाह था, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में था। तो हम कहेंगे कि इसमें सनाते तलमी पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तारीखी वाकया या फिर इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा करता है, यानी इसमें कुरान व हदीस के बारे में जो चीजें कही जा चुकी हैं उनकी तरफ इशारा करता है। तो हम उस शेर को कहते हैं कि इसमें सनाते तलमी पाई गई है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तजनीस के माने क्या होता है? एक जैसा या फिर यकसा, यानी दो अल्फाज ऐसे लिखे सेम जाएं, या कभी कभी होता है कि लिखे सेम जाते हैं लेकिन बोले अलग जाते हैं, लेकिन दोनों तरह हो सकते हैं। कभी कभी बोले भी सेम जाते हैं, लेकिन उन दोनों अल्फाजों में जो उनके माने होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लफ व नश्र, तो लफ के माने क्या होता है? लपेटना। लफ के माने होता है लपेटना, और नश्र के माने होता है, यहाँ पर नश्र जो है इसके माने होता है फैलाना। फैलाना, लपेटना और फैलाना। ये आपसे जो मुख्तसर सवाल थे उसमें पूछा गया था कि लफ व नश्र के माने बताइए। तो लफ के माने होता है लपेटना और नश्र के माने होता है फैलाना, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से कौन कसीदे के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है, यानी 3 ऑप्शन है लेकिन एक नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीब, ऑप्शन नंबर बी है रुखसत, ऑप्शन नंबर सी है गुरेज, ऑप्शन नंबर डी है दुआ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कसीदे का जुज होता है, उसका पहला जुज जो है वो तशबीब होता है, दूसरा जुज जो है वो गुरेज होता है, तीसरा जुज जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मद्दा। तो यहाँ पर मद्दा ना करके क्या है? रुखसत है, और चौथा तो दुआ होता है। तो रुखसत जो है ये कसीदे का जुज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि मरसिया में चेहरे से क्या मुराद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कि इस हिस्से में मैदान जंग का जिक्र होता है, ऑप्शन नंबर बी है ये मरसिये का इब्तदाई हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर सी है इसमें हीरो की शान और शौकत बयान की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है हीरो की शहादत पर मातम किया जाता है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जिस हिस्से में मैदान जंग का जिक्र होता है उसको हम जंग कहते हैं। ये मरसिया का ही जुज होता है जंग, और मरसिया का इब्तदाई हिस्सा जो होता है वो चेहरा कहलाता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चेहरा। ये मरसिया का क्या होता है? इब्तदाई हिस्सा होता है। इसमें हीरो की शान और शौकत बयान की जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सरापा कहते हैं, जो कि मरसिया का दूसरा जुज होता है, सरापा। हीरो की शहादत पर मातम किया जाता है तो इसको बैन कहा जाता है, जो कि लास्ट वाला 8वां जुज होता है। मरसिया के टोटल कितने जुज होते हैं? तो 8 जुज होते हैं। कौन कौन से उसको भी समझ लीजिएगा। पहला हो गया चेहरा, दूसरा हो गया, यहाँ पर ये पहला हो गया चेहरा, दूसरा हुआ सरापा, और इसके बाद सरापा के बाद तीसरा जो होता है वो जुज कौन सा होता है? यहाँ पर इसको पूरा क्लियर करूं फिर आपको साफ साफ बताऊं। तो पहला जुज हो गया चेहरा, चेहरे से मुराद यहाँ पर चेहरा है। पहला क्या होता है? चेहरा होता है मरसिया का जुज। और दूसरा जो होता है मरसिया का जुज वो होता है सरापा, जिसमें हीरो की शान और शौकत बयान की जाती है। तीसरा जुज जो होता है सरापा के बाद आता है रुखसत। क्या होता है? रुखसत, जिसमें वो अपने अजीजों से रुखसत होता है। और फिर चौथा जुज जो होता है उसको हम कहते हैं आमद, और 5वां जुज जो होता है आमद के बाद ये होता है रज्ज, जिसमें वो अपने बाप दादा जो उसके होते हैं उनकी बड़ाई करता है, फखरिया अंदाज में बताता है, वो रज्ज कहलाता है। और रज्ज के बाद फिर छठा जुज जो होता है उसको हम कहते हैं जंग,
जिसमें जंग की जाती है, जंग का जिक्र होता है। और जंग के बाद फिर छठे के बाद 7वां जुज़ जो होता है वो होता है शहादत, जिसमें हीरो जो होता है वो शहीद हो जाता है। अगर हीरो शहीद ना हो तो वो मरसिया नहीं कहलाएगा, तो शहीद होना ज़रूरी होता है। तो 7वां जुज़ शहादत होती है। और 7वें के बाद जो 8वां जुज़ और लास्ट जुज़ होता है वो होता है बैन, जिसमें मरने वाले के लिए मातम किया जाता है, उसकी खूबियां बता बताकर अफसोस किया जाता है, तो उसको हम बैन कहते हैं। तेज आवाज में रोना होता है, मातम किया जाता है। तो ये 8वां जुज़। तो ये टोटल 8 जुज़ होते हैं जो कि मरसिया के होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि मुहावरा बगले झांकना का क्या मतलब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है खुश होना, ऑप्शन नंबर बी है होश में आना, ऑप्शन नंबर सी है धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी है बहाने बनाना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, बगले झांकना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि खुश होना, कोई खुशी में बगले नहीं झांकता है, ना ही होश में आना और ना ही धोखा देना, बल्कि इसका असल मतलब होता है बहाने बनाना। बगले कोई झांकने लगता है, जब कोई बगले झांकने लगता है मतलब इधर उधर देखने लगता है और बहाने बनाने लगता है, वो बातें सही नहीं बताता है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो बहाने बनाने लगता है, उसी को हम कहते हैं बगले झांकना। ये एक मुहावरा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जवरना लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शौकत अली खां, ऑप्शन नंबर बी है शब्बीर हसन खां, ऑप्शन नंबर सी है अली सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी है जाफर अली खान। तो देखिए, 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी तरह से, और 2024 में भी सारे ऑप्शन सेम है, बस क्वेश्चन बदल दिया गया है। तो आप अगर हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि वो उसका अगर सवाल होता क्या होता, तो आप जरूर अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले हमसे क्या पूछा गया था, फानी का असल नाम। तो हमने जब आपको 4 ऑप्शन बताया था तो उसमें बताया था फानी का असल नाम क्या था, शौकत अली खां। उनका पहले तखल्लुस शौकत ही हुआ करता था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस फानी कर लिया था। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये फानी बदायूनी का असल नाम है। जोश मलिहाबादी, बिल्कुल शब्बीर हसन खां जो है ये ही है, इन्हीं का असल नाम क्या है, जोश मलिहाबादी। ये पहले अपने तखल्लुस क्या करते थे, शब्बीर करते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया था और जोश कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अली सिकंदर, इनको भी समझ लीजिएगा कि ये किसका असल नाम है, क्योंकि क्या पता यही पूछ लिया जाए। तो अली सिकंदर जो है ये जिगर मुरादाबादी, जिनका नाम हम जिनको जानते हैं जिगर मुरादाबादी के नाम से, उनका असल नाम अली सिकंदर है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा जाफर अली खां, इनसे कोई आपके सिलेबस में और बुक में नाम नहीं बताया गया है, तो ये ऐसे ही ऑप्शन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि चारपाई का ताल्लुक किस सिनफ से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अफसाना, ऑप्शन नंबर बी है नाविल, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सी सही रहने वाला है। तो देखिए, अफसाना जो है ये आपके बुक में जो है कौन सा है, गरम कोट, इसको हम अफसाना कहते हैं। गरम कोट हुआ और पूरे चांद की रात हुआ, जिसको कृष्णचंद ने लिखा है, तो ये सब अफसाना होता है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे चारपाई पूछा गया है। नावल जो है एक ही बताया गया है आपके सिलेबस में, और वो कौन सा है, वो है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा ये क्या है, ये नावल है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इंशाइया, बिल्कुल जो चारपाई है जिसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, तो ये एक इंशाइया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नज्म की अगर बात करूं तो नज्म है रोटी नामा और ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, ये सब नज्म है। मशरिक व मगरिब ये सब नज्म में आते हैं। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें में हमसे पूछा गया है कि आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है जिगर, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है आतिश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो इसमें आप ये आतिशे गुल से आतिश देखकर सबसे पहले इसी को ना लगा दीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आतिश लखनवी अलग है और इन्होंने ये जो शेरी मजमुआ आतिशे गुल है ये नहीं लिखा है। जोश मलिहाबादी का भी नहीं है ये, और हसरत मुहानी का भी नहीं है, बल्कि आतिशे गुल ये शेरी मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें में हमसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से फैज का मजमुआ कौन सा है। इसीलिए मैंने आपको फैज अहमद फैज के 7 शेरी मजमुए बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके मजमुए कलाम से। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सुर्ख सवेरा, ऑप्शन नंबर बी है बिसाते रक्स, ऑप्शन नंबर सी है गुले नगमा, ऑप्शन नंबर डी है जिंदा नामा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो फैज अहमद फैज जो है इनका शेरी मजमुआ जो है सुर्ख सवेरा नहीं है, ना ही बिसाते रक्स है, ना ही गुले नगमा है। गुले नगमा तो फिराक गोरखपुरी का लिखा हुआ है। किसका है? फिराक गोरखपुरी का। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। जिंदा नामा बिल्कुल यही इनका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में हमसे पूछा गया है कि मुसद्दस मदो जज्र इस्लाम का मौजू क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जबान की इस्लाह, ऑप्शन नंबर बी है तनकीद की इस्लाह, ऑप्शन नंबर सी है कौम की इस्लाह, ऑप्शन नंबर डी है गजल की इस्लाह। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए मुसद्दस मदो जज्र इस्लाम जो है ये एक मजहबी किताब है और इसमें कौम की इस्लाह की गई है। तो यहाँ जबान की नहीं, ना ही तनकीद की, बल्कि कौम की इस्लाह होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और मुसद्दस मदो जज्र इस्लाम ये हाली का लिखा हुआ है। किसका? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसानीफ है। और ये इन्होंने किसके कहने पर लिखा था? तो वो नाम याद रखिएगा, इसको इन्होंने सर सैयद अहमद खां के कहने पर लिखा था। सर सैयद अहमद खां कौन है? ये AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी बुनियाद डालने वाले हैं सर सैयद अहमद खां। तो ये वही है। इन्हीं के कहने पर हाली ने लिखा था मुसद्दस मदो जज्र इस्लाम, जिसको मुसद्दस हाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें में हमसे पूछा गया है कि इस आबाद खराबे में, ये इतना नाम है, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है। खुद नविश्त कहते हैं जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, यानी खुद के बारे में खुद लिखना। दूसरा अगर कोई लिखता है तो वो सवाने उम्री होती है, तो वो दूसरे लोग लिखते हैं। लेकिन अगर खुद के बारे में खुद लिखना वो खुद नविश्त कहलाता है, यानी आत्मकथा कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है फिराक, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है अख्तरुल ईमान। तो हाली जो है इन्होंने खुद नविश्त नहीं लिखी है, बल्कि सवाने निगारी की है, यानी सवाने उम्री लिखी है, दूसरों के बारे में लिखा है, खुद के बारे में नहीं लिखा है। जोश मलिहाबादी जो है इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। किस नाम से है? यादों की बारात, याद रखिएगा, यादों की बारात या फिर मेरी यादों की बारात, ये खुद नविश्त जोश मलिहाबादी की है। लेकिन ये इस आबाद खराबे में जो है इसको लिखने वाले हैं अख्तरुल ईमान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें में हमसे पूछा गया है कि मशरिक व मगरिब, अब ये 2025 में भी पूछा गया था और 2024 में भी ये पूछा गया था कि मशरिक व मगरिब किसकी नज्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो नज्म मशरिक व मगरिब जो है ये अली सरदार जाफरी का है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इकबाल, इकबाल ने एक नज्म लिखा है जिसका नाम है राम। राम नज्म किसने लिखा? तो वो अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। जोश, जोश मलिहाबादी ने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम एक नज्म लिखा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। हाली, हाली ने लिखा है मुनाजाते बेवाह। क्या लिखा है? मुनाजाते बेवाह के नाम से एक नज्म लिखा है, और ये आपके बुक में किस नाम से है? दुनिया के नाम से है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये दुनिया कहाँ से लिया गया है? ये इसी से लिया गया है, मुनाजाते बेवाह से लिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें में हमसे पूछा गया है कि तिलसिम ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णचंद, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर डी है मंटू। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तिलसिम ख्याल इसको मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा, बल्कि इसको कृष्णचंद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें में हमसे पूछा गया है कि एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक किस तहरीक से था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन नंबर बी है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन नंबर सी है खिलाफत तहरीक, ऑप्शन नंबर डी है हल्का अरबाब ज़ौक़।
तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, अलीगढ़ तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं हाली, इनके साथ साथ नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उनका ताल्लुक़ इसी से है, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक़ भी इसी तहरीक से है, अलीगढ़ तहरीक से, और अल्लामा शिबली नोमानी का ताल्लुक़ भी इसी तहरीक से है। इसके साथ साथ जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं वो इसके बानी हैं, क्योंकि इसको अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद तहरीक भी कहा जाता है, तो सर सैयद भी हैं। तो यहाँ एहतिशाम हुसैन इसमें नहीं है। एहतिशाम हुसैन के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इनका ताल्लुक़ जो था वो तरक्की पसंद तहरीक से था। किससे था? तरक्की पसंद तहरीक से था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एहतिशाम हुसैन के साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, कृष्णचंद का। कृष्णचंद का ताल्लुक़ भी इसी तहरीक से था, और मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनका ताल्लुक़ भी इसी तहरीक से था। पहली सदारत मुंशी प्रेमचंद ने ही की थी तरक्की पसंद तहरीक की। तो प्रेमचंद, कृष्णचंद और एहतिशाम हुसैन ये सब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का, ये किसका शेर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फ़ानी, ऑप्शन नंबर बी है फिराक, ऑप्शन नंबर सी है फैज़, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, इस शेर के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? नेका। तो नेका फ़ानी बदायूनी के ही हर शेर के लास्ट में मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछा गया एक ही जगह से, तो अगर पूरा शेर याद रखते तो शायद भूल सकते थे कि ये किसका शेर है, लेकिन अगर आपने ट्रिक्स के जरिए याद किया है कि नेका से हमको देखना है, पूरा शेर नहीं याद करना है, तो आपने फौरन आप समझ गए होंगे कि ये किसका शेर है। तो ये फ़ानी बदायूनी का शेर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिराक जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में आपको दिखेगा कि जो था। क्या दिखेगा? कि जो था। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और फैज़ अहमद फैज़ के हर शेर के लास्ट में आपको होगी आएगा। नज़र होगी, सहर होगी, असर होगी, तो होगी होगा तो वो फैज़ अहमद फैज़ का होगा। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हसरत, ये हसरत मोहानी है, इनके हर शेर के लास्ट में आपको दिखेगा तमाम। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये बाकी के ऑप्शन भी आप क्या कहते हैं उसको भी याद रखिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सा शेर दे दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 19वें में हमसे पूछा गया है कि इकबाल की पैदाइश का सन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1877, ऑप्शन नंबर बी है 1977, ऑप्शन नंबर सी है 1677, ऑप्शन नंबर डी है 1826। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, अल्लामा इकबाल जो हैं इनकी पैदाइश हुई थी सन 1877 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो ये पैदा हुए थे सियालकोट में। कहाँ पर पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात जो हुई थी वो 1938 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट है, क्योंकि 1877 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 1977 जो है इसमें क्या हुआ था? रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात हुई थी 1977 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें में हमसे पूछा गया है कि नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज़ी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है अतालवी, ऑप्शन नंबर डी है फ़ारसी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, नाविल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ना ही अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बल्कि ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो उर्दू पढ़ते हैं ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसको भी याद रखिएगा कि उर्दू जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान के लफ्ज़ से बना हुआ है। और ये उर्दू जो है इसके माने क्या होते हैं? जो कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है तो इसके माने होते हैं फौज, बाज़ार, लश्कर, ये सब उर्दू के माने होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला सेट है हमारा 2023 में जो पूछा गया था, जो कि पहली बार पूछा गया था, मारूजी सवालात। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे उसको देखते हैं।
तो सवाल नंबर पहला हमसे पूछा गया है यहाँ पर भी एक शेर ही दिया गया है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए हाली, बिल्कुल हाली के बारे में ही मैंने आपको बताया है कि जिस शेर के लास्ट में आपको कहाँ नजर आएगा, आप फौरन से बताइए कि ये अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ़ानी, फ़ानी बदायूनी के हर शेर के लास्ट में आपको क्या नजर आएगा? ने का, दीवाने का, अफसाने का, ऐसे अल्फाज आएंगे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इकबाल, इकबाल के हर शेर के लास्ट में आपको मिलेगा और भी हैं, और भी हैं, तो ये भी कट जाएगा। फैज़, फैज़ अहमद फैज़ के हर शेर के लास्ट में आपको नजर आएगा होगी, क्या? होगी, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे पूछा गया है कि आबरू ने, मिज़ाह ने, निगह यार ने यारों, बेरुतबा किया तैग को, खंजर को, सना को। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तजनीस, ऑप्शन नंबर बी है तजाद, ऑप्शन नंबर सी है लफ व नश्र, ऑप्शन नंबर डी है हुस्न ताल्लिल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए तजनीस, तजनीस के माने होता है एक जैसा, या फिर हम इसको कह सकते हैं यकसा, एक जैसा या फिर यकसा, इसके लघुवी माने होते हैं तजनीस के। तो जब किसी शेर में 2 अल्फाज ऐसे आए जो आपको दिखे कि हाँ ये लिखे सेम गए हैं, क्योंकि उर्दू में हम जेर ज़बर लगाते नहीं हैं, तो पढ़ने से मुराद ना रखेंगे अगर आप, तब भी आप ये समझ लीजिएगा बस बिल्कुल आसान अल्फाज में कि अगर 2 अल्फाज एक जैसे लिखे आपको दिख जाए, आप फ़ौरन से बताइए कि इसमें सनाते तजनीस पाई गई है। लेकिन इस शेर में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। वैसे 2 अल्फाज लिखे सेम जाते हैं, कभी कभी बोले अलग जाते हैं, लेकिन उसके जो माने होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। तजाद, तजाद में क्या होता है? 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे के ज़िद होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें सनअत तजाद पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, लफ जो होता है, लफ कहते हैं लपेटने को, लफ के माना क्या होता है? लपेटना। और नश्र जो है इसके माने होता है फैलाना, नश्र के माने क्या होता है? फैलाना। ठीक है, तो पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाता है, फिर उसी की मुनासबत में उसके बारे में बताया जाता है, यानी कुछ ऐसे अल्फाज आए जो उसी के फिर और चीज़ें आए। जैसे यहाँ पर आबरू ने आया एक अल्फाज, फिर आया मिज़ाह ने, फिर आया निगह ने, निगह यार ने, यारो, 4 अल्फाज आए। फिर इसी के बारे में इसको फैला दिया गया है कि आबरू ने बेरुतबा किया, और मिज़ाह ने तैग को, और निगाह ने खंजर को, यारों ने सना को, यानी इसी के बारे में है। तो ये फैलाकर बताया गया है, 4 चीज़ें, फिर उसको फैलाकर जो बताया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? सनअत लफ व नश्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और हुस्न ताल्लिल, हुस्न ताल्लिल वो होता है कि जब शायर किसी कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें हुस्न ताल्लिल पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछा गया है कि फ़ानी का पूरा नाम क्या है। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, 2025 में भी पूछा गया था और 2023 में भी आया था यही क्वेश्चन। तो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अली सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल सलाम, ऑप्शन नंबर डी है फजलुल हसन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए जिनको हम फ़ानी बदायूनी के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम जो है या फिर पूरा नाम अली सिकंदर नहीं है, क्योंकि अली सिकंदर जो है ये नाम है जिगर मुरादाबादी का। किसका नाम है? जिगर मुरादाबादी का। शौकत अली, बिल्कुल शौकत अली खां ही नाम था फ़ानी बदायूनी का। और फ़ानी बदायूनी जो है ये पहले तखल्लुस ही करते थे शौकत, लेकिन फिर इन्होंने बाद में अपना तखल्लुस बदल लिया, फ़ानी कर लिया, और बदायूं में पैदा हुए थे, इसी वजह से बदायूनी बदायूनी लगाने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो यहाँ पर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल सलाम नहीं होगा। अच्छा, फजलुल हसन जो है ये नाम याद रखिएगा, ये असल नाम है हसरत मुहानी का। किसका नाम है? हसरत मुहानी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनका असल नाम सैयद फजलुल हसन था। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि मिर्जा नूशा किसका लक़ब था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दाग, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है मोमिन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मिर्जा नूशा या फिर दूल्हा बाबू, मिर्जा नूशा या फिर दूल्हा बाबू, ये 2 लक़ब के नाम से जाने जाते थे। वो दाग दहलवी नहीं थे, ना ही ज़ोक थे, बल्कि ये थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्यों ऐसा था इसको भी समझिएगा, क्योंकि देखिए गालिब जो हैं ये पैदा हुए थे कहाँ, 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे अकबराबाद में। कहाँ पैदा हुए थे ये, अकबराबाद, जिसको आज के टाइम पर आगरा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, आगरा में। आज के टाइम पे आगरा कहते हैं, लेकिन ये पहले अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। तो आगरा का पुराना नाम क्या हुआ, अकबराबाद हुआ। तो ये अकबराबाद में पैदा हुए थे और इनकी शादी हुई थी दिल्ली से। तो फिर शादी के बाद ये दिल्ली में जाकर रहने लगे, अपने ससुराल में नहीं बल्कि अलग किराए के मकान में ये रहने लगे थे। तो फिर दिल्ली के लोग जो थे वो इनको दूल्हा बाबू या फिर मिर्ज़ा नूशा के लक़ब से बुलाने लगे थे। कौन, दिल्ली के लोग। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा नूशा जो लक़ब है ये गालिब का है, दूल्हा बाबू और मिर्ज़ा नूशा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि काफिया किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज़, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़, ऑप्शन नंबर सी है वो लफ्ज़ जिसकी तकरार हर शेर में हो, ऑप्शन नंबर डी है रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़। तो ये भी क्वेश्चन 2025 में रिपीट किया गया था, 2023 में आया था और 2025 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज़ ये नहीं होता है और दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़ ये भी नहीं होता है। वो लफ्ज़ जिसकी तकरार हर शेर में हो इसको रदीफ कहा जाता है। रदीफ से ही हम लोगों ने जो शायर हैं उनको याद रखा है, रदीफ ही है वो, क्योंकि वो लास्ट में आता है और उसकी तकरार हर शेर में होती है। तो ये वो लफ्ज़ जिसकी तकरार हर शेर में हो वो रदीफ होता है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पर हमसे काफिया पूछा गया है, तो काफिया वो होता है जो रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़ होता है, उसको काफिया कहते हैं। और काफिया हम आवाज़ होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज आते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं। रदीफ एक जैसे होते हैं, ये बस इतना फ़र्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया कि मतला किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी 2025 में आप देखिए उसमें भी पूछा गया है और 2023 में भी आया था। तो इसमें है कि गज़ल के आखिरी शेर को, ऑप्शन नंबर बी है नज़्म के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर सी है गज़ल के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर डी है नज़्म के आखिरी शेर को। तो देखिए, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मक्ता, मतला नहीं होता है। और गज़ल का सिर्फ आखिरी शेर नहीं हो बल्कि उसमें शायर ने अपना छोटा नाम जिसको हम तखल्लुस कहते हैं उसका इस्तेमाल भी किया हो, तभी वो हमारा मक्ता बनता है, तभी हमारा वो मक्ता कहलाता है। अच्छा, नज़्म में नहीं होता है, मतला और मक्ता ये नज़्म में नहीं होता है। तो ये नज़्म वाले दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नज़्म है। गज़ल के पहले शेर को, बिल्कुल गज़ल के पहले शेर को ही मतला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि वो गज़ल का पहला शेर हो, मतला के लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 पर ये कि वो गज़ल का पहला शेर हो, और दूसरे पर ये कि वो हम रदीफ़ हो, हम रदीफ़ यानी उसमें रदीफ़ पाया गया हो, और तीसरी बात ये होती है कि वो हम काफ़िया हो यानी उसमें काफ़िया भी पाया गया हो, तभी वो हमारा मतला कहलाता है। ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि लफ्ज़ शीशा की जमा क्या है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे लेकिन क्वेश्चन यही था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अशाश, ऑप्शन नंबर बी है शीशे, ऑप्शन नंबर सी है शीशियाँ, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 2025 में पूछा गया था वहाँ ये ऑप्शन जो बी है वो इशास दे दिया गया था, एन से लिखा था, तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होता। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए शीशे है, तो बिल्कुल बस शीशे ही शीशा की जमा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि है क्या सही अल्फाज है या नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ शीशा जब 2025 में पूछा गया था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अशाश दे दिया गया था ऐसे एन से।
तो ये नहीं होगा। तब यहाँ पर ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शीशे है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा गया है कि मुहावरा 100 सोनार की एक लोहार की के क्या माने हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो क्या देखेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है मुहावरा। मुहावरा के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि मुहावरा वो होता है जिस सेंटेंस के आखिर में या जिस जुमले के आखिर में नू अलिफ ज़बर ना होता है, लेकिन यहाँ पर नू अलिफ ज़बर ना नहीं है, तो ये हमारा मुहावरा नहीं होगा, बल्कि इसको हम कहावत कहेंगे, जिसको ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है और ऑप्शन भी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक को तो चूज ही करना होगा, तो इस वजह से हम किसी एक को चुन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है सख्त जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी है किसी को एक बार आजमाना, ऑप्शन नंबर सी है साफ बात करना, ऑप्शन नंबर डी है गाफिल नुकसान में रहता है। तो 100 सोनार की एक लोहार की किसी को एक बार आजमाना नहीं कहते हैं, ना ही साफ बात करना को कहते हैं, ना ही गाफिल नुकसान में रहता है, ये भी नहीं होता है। ज़्यादा सही तो सख्त जवाब देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि उमराव जान अदा का ताल्लुक किस तरह की फिजा से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अमराए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है शरफाए लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है तवाइफे, ऑप्शन नंबर डी है नवाबी ने अवध। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए उमराव जान अदा, जिनका असल नाम क्या था, अमीरन था। उमराव जान अदा जो बन जाती है उनका असल नाम अमीरन होता है और ये फैज़ाबाद की रहने वाली होती हैं। कहाँ की रहने वाली होती है, फैज़ाबाद की। और फिर इसको एक गुंडा उठा ले जाता है और बेच देता है, और फिर जब ये बनती है तो अब इसका ताल्लुक किस तरह की फिजा से होता है, तो वो एक तवाइफ बन जाती है, यानी तवाइफे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि शहादत किस सिनफ का जुज़ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कसीदा, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी है रुबाई। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए कसीदा जो होता है इसके कुल 4 जुज़ होते हैं। पहला जो जुज़ है वो होता है तशबीब। कौन सा जुज़ होता है, तशबीब। और इसी तशबीब से हमारा गज़ल बना है। गज़ल के ऐजाद कहाँ से हुआ है, तो ये जो कसीदे का पहला जुज़ है तशबीब, इसी से निकला है गज़ल। इसके बाद कसीदे का जो दूसरा जुज़ होता है उसको कहते हैं गुरेज, और कसीदे का ही तीसरा जुज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मद्दा कहते हैं। और चौथा जुज़ जो कसीदे का होता है उसको कहा जाता है दुआ, हुस्न तलब, या फिर इसको हम दुआ के नाम से जानते हैं। यह कसीदा के कुल 4 अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, शहादत। तो शहादत इनमें एक भी नहीं है। तो शहादत जो होता है ये मरसिए का जुज़ होता है। मरसिया जिसके जो रिसा लफ्ज़ से निकला है, जिसके माने मातम करना, यही होता है। तो शहादत जब होती है उसी में मातम किया जाता है, अफसोस किया जाता है। तो ये शहादत जो है मरसिया का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें में हमसे पूछा गया है कि शोला व शबनम किसका मजमुआ कलाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है दर्द, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए शोला व शबनम ये जो मजमुआ कलाम है ये जोश मलिहाबादी का है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें में हमसे पूछा गया है कि आशफता बयानी मेरी, सिर्फ इतना सा है नाम, आशफता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है। खुद नविश्त कहते हैं आत्मकथा को, यानी खुद के बारे में जो खुद लिखे उसको खुद नविश्त कहते हैं। और एक होता है सवाने उमरी, जो कोई दूसरा लिखता है किसी और के बारे में। तो जो आशफता बयानी मेरी है ये खुद नविश्त पतरस बुखारी ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद का नहीं है, ना ही कृष्णचंद का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में पूछा गया है कि तनकीदी जायज़े किसकी किताब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है सरशार, ऑप्शन नंबर सी है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल हक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए तनकीदी जायज़े ये किताब है सैयद एहतिशाम हुसैन की। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सैयद एहतिशाम हुसैन जो हैं इनका ताल्लुक़ था
तरक्की पसंद तहरीक से, ये भी याद रखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक के ये नुमाइंदा नक्काद थे। कौन? एहतशाम हुसैन। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि तनकीदी, क्या तनकीदी यहाँ पर है जायज़े, तो जायज़े ना होकर इशारे होता, तनकीदी इशारे, तब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तनकीदी इशारे, ये जो किताब है ये आल अहमद सुरूर की लिखी हुई है, ये एहतशाम हुसैन की नहीं है। तो तनकीदी इशारे और तनकीदी जायज़े याद रखिएगा, दो अलग अलग किताबें हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वें। इसमें पूछा गया है कि जासियात का इमाम किसे कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जिगर, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है फिराक, ऑप्शन नंबर डी है फ़ानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, यासियात का इमाम ये कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। किसको कहा था वो आपको बताना है, क्योंकि यही पूछा गया है कि किसे कहा जाता है। तो यासियात का इमाम जिगर मुरादाबादी को नहीं, ना ही असगर गोंडवी को, ना ही फिराक गोरखपुरी को, बल्कि फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है इसको भी समझिएगा, क्योंकि देखिए फ़ानी बदायूनी जो थे ये कहते थे कि ज़िंदगी में जितनी भी दुख परेशानियां हैं उन सब का इलाज मौत है, और ये मौत की तमन्ना भी करते थे। और इनका शेर भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो ये शेर भी लिखने वाले यही हैं फ़ानी बदायूनी, जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें में पूछा गया है कि उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फिराक, ऑप्शन नंबर बी है फैज़, ऑप्शन नंबर सी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर डी है फ़ायज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, उर्दू की इश्किया शायरी ये जो किताब है ये है फिराक गोरखपुरी की। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें में पूछा गया है कि मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर खलीक, ऑप्शन नंबर बी है मीर ज़मीर, ऑप्शन नंबर सी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा दबीर। तो देखिए, मीर खलीक जो हैं ये मीर अनीस के वालिद साहब हैं। कौन है? वालिद साहब हैं, ये भी एक शायर थे। और मीर अनीस ये मरसिया गो शायर हैं, लेकिन इन्होंने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन नहीं किए हैं, ना ही इनके वालिद साहब ने किए हैं। और मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ये भी मरसिया गो शायर हैं, लेकिन इन्होंने भी मरसिया के अज्जाए तरकीबी को मुतय्यन नहीं किए हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो मुतय्यन करने वाले हैं वो है मीर ज़मीर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें में हमसे पूछा गया है कि हमने छानी है बहुत देर वो हरम की गलियाँ, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। ये शेर किस शायर का है, आपको बताना है कि ये शेर किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फ़ानी, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है फैज़, ऑप्शन नंबर डी है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, इस शेर को भी आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप देखिए फ़ौरन से आप बता लेंगे कि यहाँ पर क्या है। नेका, नेका जिस शेर के लास्ट में आता है उस शेर को लिखने वाले फ़ानी बदायूनी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी का क्वेश्चन जो है ये 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी 2 बार पूछा गया था इन्हीं का शेर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि ने का अगर लास्ट में आता है तो वो फ़ानी बदायूनी का होता है, जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है। इकबाल के हर शेर के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? और भी हैं, और भी हैं अगर आएगा तो वो अल्लामा इकबाल का शेर होगा। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ के हर शेर के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? होगी। और असगर गोंडवी जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में आप पाएंगे को मैं। क्या होगा? को मैं। तो वो असगर गोंडवी का होगा। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें में हमसे पूछा गया है कि मरसिये के लिए कौन सा शायर मशहूर है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है जुरात। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मीर दर्द जो हैं ये उर्दू के सूफ़ी शायर कहलाते हैं। कैसे शायर हैं? ये उर्दू के सूफ़ी शायर हैं। ये ऑप्शन कट हो जाएगा।
सौदा, ये कसीदा के बहुत बड़े कसीदा के सबसे मशहूर शायर और सबसे बड़े शायर हैं, कसीदा गो शायर हैं। ये कैसे शायर हैं? कसीदा गो शायर हैं सौदा। ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मरसिया जो मुसद्दस की हयात में लिखी गई है वो सबसे पहले सौदा ने ही लिखा है। लेकिन ये मरसिया के लिए मशहूर शायर नहीं हैं। मरसिया के लिए जो मशहूर शायर हैं उनका नाम है मीर अनीस, जिनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें में हमसे पूछा गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का सन्ने पैदाइश क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1892, ऑप्शन नंबर बी है 1899, ऑप्शन नंबर सी है 1829, ऑप्शन नंबर डी है 1868। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का 2023 में पैदाइश पूछा गया था और 2025 में इनकी वफात पूछी गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ें, वो चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं और कुछ थोड़ा सा बदल दिया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं ये पैदा हुए थे 1892 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे? 1892 ईस्वी में। और इनकी वफात जो है ये 1977 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो पैदाइश का यहाँ पूछा गया है, तो पैदाइश सन 1892 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से ... क्या होता है, इसका ये मतलब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुसलसल होता है, ऑप्शन नंबर बी है मरबूत होता है, ऑप्शन नंबर सी है पेचीदा होता है, ऑप्शन नंबर डी है जुदा गाना होता है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, जो मुसलसल होता है ये नज्म होता है। ये क्या होता है? नज्म होता है। मुसलसल एक ही मौजू होता है, पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है, तो उसको नज्म कहते हैं। मरबूत होता है, ये भी नहीं होगा, ना ही पेचीदा होता है, बल्कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है, यानी अलग अलग होता है। हर शेर में अलग अलग बातें बयान करता है जो शायर होता है वो। तो यही फ़र्क होता है गज़ल और नज्म में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेट हो गया। 3 सेट में हमने 60 क्वेश्चन अब तक किया है। तो बताइए कितना सही किया, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके थे क्वेश्चन इनके बारे में। लेकिन चलिए अब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जो 2026 में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वैसे इससे पहले जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे उसमें रिपीट भी हुए हैं। तो इसमें सवाल नंबर पहला हमसे पूछा जा सकता है कि हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, हयात जावेद, इसमें जो सवाने उम्री बयान की गई है वो सर सैयद की बयान की गई है, लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसकी तसनीफ़ है, ये नहीं पूछा गया कि किसके बारे में है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हयात जावेद ये सवाने उम्री है, ये हाली ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है हसरत, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, हाली जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में आपको कहाँ दिखेगा, लेकिन इस शेर को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या है? तमाम है। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। हसरत, बिल्कुल हसरत मुहानी के ही हर शेर की लास्ट में आपको तमाम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकबाल के हर शेर के लास्ट में आपको मिलेगा और भी हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ के हर शेर के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? होगी, असर होगी, नज़र होगी, सहर होगी, ऐसे अल्फाज आएंगे तो वो फैज़ अहमद फैज़ का होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर बी है वली दकनी, ऑप्शन नंबर सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी है नुसरती। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर जो है ये कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला कसीदा गो शायर भी कहा जाता है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो है वो कुली कुतुब शाह को ही कहा जाता है।
और अगर उर्दू का पहला बाज़ाब्ता या फिर बाज़ाब्ता या बाकायदा कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है बाकायदा कसीदा गो शायर। और अगर सिर्फ उर्दू का पहला कसीदा गो शायर पूछा जाए तो वो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि गरम कोट का ताल्लुक किस सिनफ से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अफसाना, ऑप्शन नंबर बी है नाविल, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो देखिए गरम कोट जो है ये एक अफसाना है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नाविल जो है ये कौन सी है, ये है उमराव जान अदा। जो उमराव जान अदा है ये किस सिनफ में लिखा गया है तो इसको हम नाविल कहते हैं, उमराव जान अदा। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इंशाइया है चारपाई। और पतरस बुखारी ने जो लिखा है क्या था, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, हाँ वो है इंशाइया। और चारपाई ये भी इंशाइया ही कहते हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। नज्म है राम, रोटीनामा और ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, ये सब नज्म में आते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनात पाई गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीह, ऑप्शन नंबर बी है तजाद, ऑप्शन नंबर सी है इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर डी है तजनीस। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अगर आप इस शेर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि सुबह होती है शाम होती है। सुबह और शाम एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें सनाते तजाद पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि मंदरजा झेल में से कौन मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीब, ऑप्शन नंबर बी है चेहरा, ऑप्शन नंबर सी है रुखसत, ऑप्शन नंबर डी है शहादत। तो देखिए मरसिया जो है इसमें चेहरा भी आता है, ये पहला जुज होता है, तो ये सही है। रुखसत ये भी होता है, शहादत ये भी मरसिया में आता है, लेकिन तशबीब जो है ये कसीदा का पहला जुज है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज़, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है जिगर, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो देखिए फैज़ अहमद फैज़ के कुल 7 शेरी मजमूए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हुए थे, वो आप देख सकते हैं। उसमें बांगे दरा कहीं नहीं था, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इकबाल बिल्कुल अल्लामा इकबाल का ही ये शेरी मजमुआ है और ये पहला शेरी मजमुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और अल्लामा इकबाल ने कुल 4 शेरी मजमुए लिखे हैं। नंबर 1 पे आता है बांगे दरा, दूसरा जो है बांगे दरा के बाद है बाले जिब्रील, क्या है बाले जिब्रील। और फिर इसके बाद तीसरा जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम। और इसके बाद चौथा जो शेरी मजमुआ है इसको कहते हैं इर्मिगान हिजाज, इर्मिगान हिजाज, ये इनका शेरी मजमुआ है। कुल 4 शेरी मजमुए ही लिखे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1800 ईस्वी। तो देखिए तरक्की पसंद तहरीक जो है इसका आगाज़ हुआ था सन 1936 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है जोश, ऑप्शन नंबर सी है फैज़, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए मुकदमा शेर व शायरी ये जो किताब है ये है हाली की, मौलाना हाली की किताब है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका मौजू जो है वो है तनकीद। कौन सा मौजू है, मुकदमा शेर व शायरी का मौजू जो है वो तनकीद है, और ये उर्दू के पहले तनकीद निगार भी हैं मौलाना हाली। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि शहादत किस सिनफ का जुज है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कसीदा, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी है रुबाई।
तो देखिए शहादत जो है ये मरसिया का जुज़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें में हमसे पूछा गया है कि मिर्ज़ा नूशा किसका लक़ब था या फिर किसका लक़ब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दाग, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है मोमिन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए मिर्ज़ा नूशा या फिर दूल्हा बाबू, मिर्ज़ा नूशा या फिर दूल्हा बाबू, ये दोनों के दोनों लक़ब गालिब के हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में हमसे पूछा गया है कि मीर तक़ी मीर की तारीख़ वफ़ात क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1801, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1810, ऑप्शन नंबर डी है 1800 ईस्वी। तो देखिए मीर तक़ी मीर जो हैं ये पैदा हुए थे 1722 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? तो अकबराबाद में। अकबराबाद जिसको आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं? आगरा के नाम से जानते हैं। ये अकबराबाद का ही, अकबराबाद पुराना नाम था, आगरा नया नाम है। तो ये 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात हुई थी सन 1810 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। ये पैदा अकबराबाद में हुए थे लेकिन इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए 1810 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में हमसे पूछा गया है कि दयाशंकर नसीम किस सिन्फ़े सुखन के शायर हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है नज़्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए दयाशंकर नसीम जो हैं ये मसनवी के शायर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनकी मसनवी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी उसका नाम है गुलज़ारे नसीम। इन्होंने क्या लिखा है? गुलज़ारे नसीम लिखा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इनको मकबूलियत हासिल हुई थी और ये एक मसनवी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें में हमसे पूछा गया है कि निशाते रूह किसकी तसनीफ़ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है असगर, ऑप्शन नंबर सी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए निशाते रूह ये जो किताब है ये हाली की नहीं है बल्कि इसको असगर गोंडवी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें में हमसे पूछा गया है कि रोटी नामा किस शायर की नज़्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल हक। तो देखिए रोटी नामा जो नज़्म है ये नज़ीर अकबराबादी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है नई तहज़ीब। इन्होंने कौन सी नज़्म लिखी है? इन्होंने लिखा है नई तहज़ीब। और जो अली सरदार जाफरी हैं इनकी नज़्म है मशरिक़ व मग़रिब, मशरिक़ व मग़रिब। और मौलवी अब्दुल हक जो हैं ये इन्होंने कोई नज़्म नहीं लिखी है। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। खाका लिखा है हाली के ऊपर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें में हमसे पूछा गया है कि गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मतला, ऑप्शन नंबर बी है रदीफ, ऑप्शन नंबर सी है मक्ता, ऑप्शन नंबर डी है काफिया। तो देखिए गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं और ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें में हमसे पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता में कायम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सन क्या था वो भी याद रखिएगा। तो सन 1800 ईस्वी में इस कॉलेज की बुनियाद पड़ी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें में हमसे पूछा गया है कि एक चादर मैली सी किसकी तसनीफ़ है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर सी है हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर डी है अल्ताफ हुसैन हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। एक चादर मैली सी, ये एक नाविल है जिसको नाविल्ट भी कहा जाता है, काफ़ी छोटी होती है तो नाविल, या फिर हम इसको नाविल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक वाहिद नाविल इन्होंने लिखी है, वैसे इन्होंने अफसाना लिखा है, तो वो कौन है, तो वो है राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें में हमसे पूछा गया है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है मीर, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो देखिए खुदाए सुखन ये कहा जाता है मीर तकी मीर को, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें में हमसे पूछा गया है कि उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है फिराक, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है अख्तरुल ईमान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए इस किताब को लिखने वाले हैं फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फिराक गोरखपुरी का असल नाम था रघुपति सहाय। क्या नाम था? रघुपति सहाय। क्योंकि असल नाम भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रघुपति सहाय ये फिराक गोरखपुरी का असल नाम था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वें में हमसे पूछा गया है कि शायरे इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है मखदूम, ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ऑप्शन नंबर डी है अली सरदार जाफरी। तो देखिए शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब, शायरे शबाब या फिर हम कह सकते हैं शायरे फितरत, शायरे फितरत, इन नामों से किसे जाना जाता है। तो इन तीनों नामों से जोश मलिहाबादी को जाना जाता है, शायरे इनकलाब, शायरे शबाब और शायरे फितरत। ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वें में हमसे पूछा गया है कि हाली ने हैवाने ज़रीफ किसे कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है मीर, ऑप्शन नंबर डी है दर्द। तो देखिए जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं इन्होंने अपने उस्ताद को, अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किसको कहा है, अपने उस्ताद को हैवाने ज़रीफ कहा है। और इनके उस्ताद कौन थे, तो वो गालिब थे, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हाली जो मुतासिर थे वो मीर तकी मीर से किससे मुतासिर थे, यहाँ पर ये मुतासिर ऐसे होगा, मुतासिर थे मीर तकी मीर से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें में हमसे पूछा गया है कि मरने पर खूबियाँ बयान की जाती हैं किसमें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी में, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया में, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा में, ऑप्शन नंबर डी है नज्म में। तो देखिए जब कोई जिंदा होता है तो जिंदा पर उसकी खूबियाँ जब बयान की जाती है तो हम उसको कसीदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मरने पर जब खूबियाँ बयान की जाती हैं, मातम किया जाता है, अफसोस किया जाता है, तो उसको हम मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें में हमसे पूछा गया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी के तौर पर किसने अपनी खिदमात अंजाम दी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो देखिए अंजुमन तरक्की उर्दू इसके सेक्रेटरी के तौर पर जो थे उनको हम बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं, यानी मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वें में हमसे पूछा गया है कि किस सिनफ में माफाकुल फितरत अनासिर की भरमार रहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नज्म, ऑप्शन नंबर बी है गज़ल, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है दास्तान। तो देखिए माफाकुल फितरत अनासिर किसे कहते हैं, यानी जिसमें जादू की बात की जाती है, उड़न खटोला, परियाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी जो असल में नहीं होते हैं वैसी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? माफाकुल फितरत अनासिर कहते हैं। तो उसकी भरमार नज्म में नहीं होती,
ना ही गज़ल में होती, ना ही कसीदा में होती, बल्कि इसका ये सबसे ज़्यादा भरमार दास्तान में होती है। दास्तान ये नस्र वाली सिनफ है, उसमें होती है। और अगर हम नज़्म की बात करें तो नज़्म में मसनवी जो होती है उसमें इसकी भरमार होती है। मसनवी जो होती है, नज़्म की किस्म जो होती है मसनवी, उसमें माफ़ुकुल फितरत अनासिर की भरमार रहती है। और जो नस्र होता है उसमें आता है दास्तान। तो दास्तान में ही जादू की बातें होती हैं, परियों की बातें होती हैं, यानी जो असल में नहीं होती हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं कि उड़ने वाले घोड़े होते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वें में हमसे पूछा गया है कि आबे हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, आबे हयात ये किसकी तसनीफ़ है, इसको यहाँ पर ये भी समझ लीजिए। तो ये तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ये उनकी किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। और इसको कितने अदवार में तकसीम किया गया है, तो इसको 5 अदवार में तकसीम किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वें में हमसे पूछा गया है कि मतला की बुनियादी पहचान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रदीफ, ऑप्शन नंबर बी है आखिरी शेर, ऑप्शन नंबर सी है ताल्ली, ऑप्शन नंबर डी है दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। तो मतला जो है इसकी बुनियादी पहचान ये होती है कि वो गज़ल का पहला शेर हो। और यहाँ पर पहला शेर ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, ये मतला की बुनियादी पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वें में हमसे पूछा गया है कि नुस्खा हाय वफ़ा, ये नुस्खा वफ़ा नहीं होगा बल्कि नुस्खा हाय वफ़ा, नुस्खा हाय वफ़ा, यहाँ हाय बीच में करिएगा, किस शायर के कुल्लियात का नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज़, ऑप्शन नंबर बी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, नुस्खा हाय वफ़ा इस नाम से जो कुल्लियात शाया हुआ था ये फैज़ अहमद फैज़ का था, और इस नाम से लाहौर में शाया हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से फैज़ अहमद फैज़ का कुल्लियात शाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फैज़ अहमद फैज़ ने कुल 7 शेरी मजमूए लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं 7 शेरी मजमुओं को एक कुल्लियात में किया गया है, तो उसको क्या कहा गया है? नुस्खा हाय वफ़ा का नाम दिया गया है लाहौर में। और हुरूफ हुरूफ के नाम से ये हिंदुस्तान में शाया हुआ था। इनका कुल्लियात जो था वो हुरूफ हुरूफ के नाम से हिंदुस्तान में शाया हुआ था, और नुस्खा हाय वफ़ा इस नाम से लाहौर में शाया हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वें में हमसे पूछा गया है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रतन नाथ सरसार, ऑप्शन नंबर बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मिर्ज़ा हादी रुस्वा जो हैं इन्होंने उमराव जान अदा नावल लिखा है, लेकिन ये उर्दू का पहला नावल नहीं है, क्योंकि उर्दू का पहला नावल जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उर्दू का पहला नावल कौन सा होता है उसे भी याद रखिएगा, तो उसका नाम है मिरातुल उरूस। किस नाम से है? मिरातुल उरूस के नाम से इन्होंने नावल लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वें में हमसे पूछा गया है कि इनमें से गालिब का मुआसिर शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है मीर, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है मोमिन, ऑप्शन नंबर डी है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मुआसिर जब हमको तभी पता चलेगा कि जब हमको इनकी पैदाइश का सन याद होगा। जैसे कि गालिब जो हैं ये पैदा हुए थे सन 1797 ईस्वी में अकबराबाद में, जिसे हम आगरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मीर, ये मीर तकी मीर जो है इनकी पैदाइश हुई थी 1722 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ज़ोक जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, इनकी पैदाइश हुई थी 1789 ईस्वी में। तो ये भी है डिफरेंस, ये भी कट जाएगा। हसरत ये पैदा हुए थे सन 1875 ईस्वी में, तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अगर मैं बात करूं मोमिन खां मोमिन की, तो ये पैदा हुए थे सन 1800 ईस्वी में।
तो 1797 और 1800 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 3 साल का डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि गालिब का मुआसिर शायर मोमिन खां मोमिन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मोमिन खां मोमिन ने एक शेर कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब मोमिन खां मोमिन ने ये शेर पढ़ा था तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन खां मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दें तो मैं उनको अपना पूरा दीवान दे दूंगा। तो ये बात इन्होंने कही थी, इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी गालिब को इनका ये शेर, तो ये इनके मुआसिर ही थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वें में हमसे पूछा गया है कि दस्ते सबा किसकी नज़मों का मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश, ऑप्शन नंबर बी है फ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है फैज़। तो दस्ते सबा ये जो नज़मों का मजमुआ है या शेरी मजमुआ हम कह सकते हैं, ये है फैज़ अहमद फैज़ का। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको 7 इनके शेरी मजमुए इन्होंने लिखा है, तो मैंने आपको 7 नाम बताए हैं, वो याद कर लीजिएगा, उसी में आपको दस्ते सबा भी मिलेगा। और पहला शेरी मजमुआ इनका क्या है, नक्शे फरियादी है। क्या है, नक्शे फरियादी के नाम से इनका पहला शेरी मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वें में हमसे पूछा गया है कि इकबाल को इनमें से कौन सा खिताब मिला। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा, ऑप्शन नंबर बी है शायर मशरिक, ऑप्शन नंबर बी है सर और मुफक्किरुल इस्लाम, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए, अल्लामा इकबाल जो हैं इनको अल्लामा का खिताब भी मिला, शायर मशरिक के नाम से भी ये जाने जाते हैं, इसका भी खिताब मिला, सर का और मुफक्किर इस्लाम का भी इनको खिताब दिया गया। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको चारों के चारों खिताब मिले थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें में हमसे पूछा गया है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मौलाना हाली, ऑप्शन नंबर बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर डी है हसरत मोहानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात कही थी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा था कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वें में हमसे पूछा गया है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किसकी नज़्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज़, ऑप्शन नंबर बी है गालिब, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है इकबाल। तो देखिए, ये नज़्म जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वें में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस शायर का इंतकाल मकान की छत से गिर कर हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है मजहर जान जाना। तो जो मोमिन खां मोमिन है, इनकी वफ़ात हुई थी अपने ही छत के जो सीढ़ियाँ थी उनसे गिरकर। ये अपने छत की मरम्मत करा रहे थे तो सीढ़ियों से गिरकर इनकी वफ़ात हुई थी। वो कौन है, मोमिन खां मोमिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वें में हमसे पूछा गया है कि नज़ीर अहमद ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है उस्मानिया कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, नज़ीर अहमद जो हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार हैं, इन्होंने तालीम हासिल की थी दिल्ली कॉलेज से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वें में हमसे पूछा गया है कि इनमें प्रेमचंद का कौन सा नावल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मैदान अमल, ऑप्शन नंबर बी है गौदान, ऑप्शन नंबर सी है गबन, ऑप्शन नंबर डी है जब खेत जागे। तो बताइए कौन सा सही है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी कि 3 जो नावल हैं वो प्रेमचंद ने लिखे हैं, लेकिन एक नहीं है। तो मैदान अमल प्रेमचंद का है, गौदान है और गबन भी है। गौदान जो है ये इनका शाहकार नावल है। कैसा नावल है, शाहकार नावल है। और जब खेत जागे ये जो है ये नहीं है। तो ये नहीं है, लेकिन ये किसका है ये भी आप याद रखिएगा। तो जब खेत जागे ये नावल है कृष्णचंद्र का। किसका है, कृष्णचंद्र का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर
38वें में हमसे पूछा गया है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, बाबाए उर्दू ये कहा जाता है, फादर ऑफ उर्दू ये कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब बाबाए उर्दू की बात चली है तो क्यों ना हम आपको आकाए उर्दू के बारे में भी बता दें। तो आकाए उर्दू के नाम से जो जाने जाते हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खां ने कौन सा रिसाला जारी किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिलगदाज, ऑप्शन नंबर बी है आजकल, ऑप्शन नंबर सी है नवाए अदब, ऑप्शन नंबर डी है तहजीबुल अखलाक। तो सर सैयद अहमद खां जो हैं इन्होंने एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम है तहजीबुल अखलाक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इकबाल का मुंदरजा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बांगे दरा, ऑप्शन नंबर बी है बाले जिब्रील, ऑप्शन नंबर सी है इर्मिगान हिजाज, ऑप्शन नंबर डी है वारदात। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है बांगे दरा, दूसरा शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील और तीसरा शेरी मजमुआ जो है उसका नाम है ज़रबे कलीम। क्या नाम है? ज़रबे कलीम। और जो चौथा शेरी मजमुआ है इसका नाम है इर्मिगान हिजाज। तो वारदात जो है ये इनका नहीं है अल्लामा इकबाल का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं यानी PYQ MCQs जो थे उनके बारे में, और वो 3 सेट थे तो 60 क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने जाना, और साथ के साथ ये 40 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे यानी जो पूछे जा सकते थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर हम लोगों ने करीब 100 क्वेश्चन का जिक्र किया। तो आप मुझे बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर सेंड करिएगा, और अपना फीडबैक, अपना जो रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी बताइएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से तैयारी की है तो इंशाअल्लाह आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।